चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? हाँ जी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। पहले एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? हाँ जी। देवराज ठाकुर जी, चलिए देबू जी, सभी को गुड मॉर्निंग। मोहन जायसवाल जी गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि आज भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके चलने वाले हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग तनु जी, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए आज का जो क्लास है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। आखिर भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और अगर किया गया तो उसका पर्पस क्या था, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजन था कि हमारे यहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके रीजन के पीछे बहुत सारी घटनाएं घटी थी और उसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, अग्निपथ पर पूरा बवाल हो रहा है क्योंकि अग्निपथ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग छोटू जी, प्रकाश जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज बहुत सारी चीजों के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक रैपिड फायर हम खेल लें। एसबीआई के बारे में बहुत सारे हम लोगों ने न्यूज पढ़े हैं। तो कल जो मैंने एसबीआई के बारे में बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा थ्योरी हमने कल कंप्लीट किया, तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं जो हमसे पूछा जाता है। बोला गया कि बताइए हाल ही में एसोसिएट बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो कैपिटल एबिलिटी जो लोन के लिए जो दिया गया है, तो ये सारी चीजें मर्ज करने के लिए कितने एसोसिएट बैंक को इसमें मर्ज किया गया। तो 5 हमने आपको पहले ही बोला था कितने एसोसिएट बैंक को मर्ज किया गया था, तो 5 एसोसिएट बैंक को मर्ज किया गया था। और 5 एसोसिएट बैंक की जब हम बात करते थे, कौन कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, और उसके बाद मैंने बोला स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और स्टेट बैंक ऑफ कौन था? मैसूर। तो इस तरह से 5 इनके एसोसिएट बैंक थे जिनको इन्होंने फाइनली विलय करने की घोषणा किया था। कब किया था? तो 1 अप्रैल 2017। यह भी आपसे पूछा जाएगा। 1 अप्रैल 2017 को पूरी तरीके से बैंक मर्ज हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक में हम किसको मानते हैं? तो हम किसको मानते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सबसे क्या मानते हैं? लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक। और अगर इसी में देखो तो आपके पास क्यों है? क्योंकि हमने बोला कि लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा इनके पास क्या है? तो इंप्लॉय है। और इंप्लॉय के मामले में मैंने आपको बोला था कि भारत का ये 5th लार्जेस्ट बैंक है। बैंक या कंपनी बोल सकते हो, 5th लार्जेस्ट है। ग्लोबल में अगर देखा जाए तो इसका 43 रैंक लगता है सबसे लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद मैंने बोला था लगभग 62,000 से भी ज्यादा इनके एटीएम यहां पर काम कर रहे हैं, और लगभग 24,000 से भी ज्यादा ब्रांचेज यहां पर काम करते हैं। और कल मैंने बोला कि 24,000 के साथ साथ 194 अपडेट कर रहे ना, जो 36 कंट्री में 194 बैंकों के साथ ये ऑपरेट कर रही है। तो कुछ चीजें मैंने आपको रैपिड फायर में कल बता दिया था और इसी पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे यह पूछा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ब्रांच ओपन द फर्स्ट पेपरलेस। तो पहला पेपरलेस जो ओपन किया गया था, तो बताइए पहली बार पेपरलेस इसे कहां ओपन किया गया था? तो ये नेपाल में। तो कहां ओपन किया गया था? नेपाल। तो ध्यान से सुनिएगा कि एसबीआई भारत की पहली ऐसी बैंक है जिसने अपना पेपरलेस, जिसको नाम दिया गया एसबीआई इन टच। और एसबीआई इन टच जो लॉन्च किया गया था, ये कहां पर लॉन्च किया गया था? नेपाल में। तो नेपाल में भी एसबीआई अपना क्या करती है? काम करती है। तो बिल्कुल आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है सबको? तो मैंने क्या बोला कि एसबीआई इन टच भी कहां पर ऑपरेट होता है? नेपाल में। तो जो कल हम लोगों ने बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास 2 जो हमने पढ़ा था, उसमें केवल हमने एसबीआई के बारे में बात कही थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जितने भी बात हुई उन्हीं के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब हमसे बोला गया कि बताइए हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना
रीब्रांडिंग एक अपना वेबसाइट लॉन्च किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रीब्रांडिंग वेबसाइट का नाम क्या है? तो रीब्रांडिंग वेबसाइट का नाम है, ताकि वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो साइट का नाम है बैंक.sbi। तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। एसबीआई की रीब्रांडिंग जो उसका वेबसाइट का नाम है, वो नाम है बैंक.sbi। बैंक.sbi जो है ये इनका रीब्रांडिंग ये दिया गया, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसका भी आप लिखते जाइएगा। अब आपसे यह पूछा गया कि बताइए हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मर्जिंग किया गया था, चलो मैं आपको बता देता हूं, पहले सुन लो अब अच्छे से। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्जर 2017 में मर्जिंग का अप्रूवल कब मिला था इसको? 15 फरवरी 2017 को। और किसके द्वारा मिला था? तो अरुण जेटली जी उस समय क्या थे? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अरुण जेटली जी के द्वारा ये मर्जिंग का दिया गया था। तो इसमें यह पूछा गया था कि बताइए कितने बैंकों, 5 बैंक तो मर्ज हुए थे। साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस समय का जब हम बात करें, कब का? 2017 में, उसमें लगभग 22,000 ब्रांच के साथ ये काम कर रही थी, मतलब लगभग 23,000 ब्रांच। और लगभग क्रेडिट अकाउंट जो इनके पास थे, क्रेडिट अकाउंट 2.73 करोड़। और कितने हजार उस समय एटीएम थे? मात्र 21,000। लेकिन मर्ज होने के बाद इनकी आउटस्टैंडिंग क्या हो गई? मार्केट की बढ़ गए। अब हम बात करते हैं इसी जगह पर कि सबसे पहली चीजें कुछ एक्विजिशन मर्जिंग एसबीआई का देख लो। पहली बार अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मर्जिंग पूछा जाए तो 1911 में बिहार बैंक का 28 ब्रांच के साथ मर्ज हुआ था। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ लाहौर 1942 में मर्ज हुआ था, जो 24 बैंकों के साथ, ब्रांच के साथ। उसके बाद कृष्णा रामा बलदेव बैंक, ये 1916 की बैंक कहां की थी? ग्वालियर की बैंक थी। ये भी मर्ज किस में किया गया? एसबीआई में। उसके बाद बैंक ऑफ कोचीन केरला, जो 120 बैंकों के साथ मर्ज किया गया। मतलब अभी तक देखा जाए तो 1969 से लेकर 1985 तक में ऑलरेडी एसबीआई में कोई ना कोई बैंक मर्ज हो रहे थे। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब ये खुद अपनी एसोसिएट एक्ट लेके आए थे तो 1959 में, तो 1963 में अपनी खुद एक एसोसिएट को मर्ज किया था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, और इसको आपस में मर्ज करके रखा गया। फिर हमने बोला 2008 में जो मर्ज हुआ था वो था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। उसके बाद 2010 में जो मर्ज हुआ वो था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। फिर उसके बाद महामर्जिंग जो हुआ था 2017 में, 5 बैंक और प्लस एक कौन सी बैंक थी? भारतीय महिला बैंकों का विलय हुआ था। ठीक है, और यही मर्जिंग के बाद जो है पूरा इनका ये रखा गया था। ठीक है, तो ये मर्जिंग के बाद जो हमारा है, ये सभी बैंक आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। क्लियर है सबको? तो इसी के बेस पर आपको अच्छे से रीड करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमसे पूछा गया है कि बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में भारत का पहला फर्स्ट, मतलब इन्होंने मशीन एयरक्राफ्ट कहां पे लगाया गया था? तो अभी हाल ही में एसबीआई ने, ध्यान से सुनिएगा, एसबीआई ने अपना क्या किया कि एयरक्राफ्ट, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना जहाज, शिप के ऊपर जो है लगाया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य जो है हमारे यहाँ का, ये क्या है? एयरशिप, एयर वॉरशिप है। ये वॉरशिप पर अपना एटीएम लगाने वाली ये भारत की पहली बैंक थी। तो भारत की पहली बैंक कौन हो गई? एसबीआई, जिसने पहली बार कहां पर इंस्टॉल किया था? तो आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर। तो ये आपसे पूछा भी जाता है कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने पहली बार इन्होंने अपना एटीएम कहां पर इंस्टॉल किया था?
आईएनएस विक्रमादित्य पर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग एटीएम। फ्लोटिंग मतलब ये होता है कि आपको तैरता हुआ एटीएम पानी के बीच में ही तो है, बस कहां पर है, ये वॉरशिप के ऊपर है। और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में डल लेक पर भी फ्लोटिंग लाया गया था, तो वो भी कहां होता है, नाव पर। तो नाव पर ही ये तैरती हुई एटीएम लाई गई थी। तो आईएनएस विक्रमादित्य जिसके ऊपर पहली बार इसको इंस्टॉल किया गया था, वो भी किस बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बिल्कुल आप लोग इसको नोट करते जाना, क्योंकि हर न्यूज इसी के साथ जुड़ा हुआ। चलो आगे की ओर बढ़े। तो अगला हमसे पूछा गया है कि बताइए, हाल ही में बैंक ने, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसान सेवा केंद्र और किसान सेवा केंद्र के बैंकिंग कोरस्पोंडेंस को ओपन करने के लिए किसके साथ साइन किया है, तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मतलब आईओसी। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ इसने साइन किया है, जो कहां पर काम करेगी, तो गांवों में जाकर ये काम करेगी। तो एसबीआई से रिगार्डिंग में जितने भी है उन सारी चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो एसबीआई जो यहां पर रीड किया गया, जिसमें आईओसी, उसके बाद इसमें कल लगभग कितने किसान सेवा केंद्र खोले जाएंगे, 6500। और किसके साथ मिलकर ओपन करेगी, तो जो आईओसी होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके साथ मिलकर ये काम करेगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हाल ही में पूछा गया कि बताइए 5 मर्जिंग बैंकों के साथ बताइए कौन सी अदर बैंक, एक और दूसरी बैंक थी जिसको एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, जिसमें पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा हमारा भारतीय महिला बैंक, तीसरा हमारा है ओसीआई बैंक और चौथा हमारा है यूको बैंक। तो बताइए कौन सी बैंक को मतलब मर्ज किया गया था 5 एसोसिएट बैंक के अलावे। तो 5 एसोसिएट बैंक के अलावे किसको मर्ज किया गया था, भारतीय महिला बैंक को। ये सारी राम कहानी हमने आपको बता दिया था, जिसमें 5 एसोसिएट बैंक के साथ भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया गया, जो कब आई थी, 2013 में आई थी। अब आपसे पूछा गया कि बताइए एसबीआई ने हाल ही में 3 डिजिटल इनिशिएटिव, मतलब 3 डिजिटल ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया था, और उस 3 डिजिटल जो ऑपरेशन में एक इनका चर्चे में हुआ था यूनो। यूनो का नाम सुना होगा। एक लॉन्च किया था एसबीआई इन टच, एसबीआई इन टच लॉन्च किया था, और दूसरा तीसरा जो लॉन्च किया था उसका नाम था मिंगल। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इन तीनों डिजिटल में से किसको लॉन्च अभी किया गया था, तो वह है मिंगल। मिंगल जो है, एक होता सिंगल, एक होता मिंगल, और मिंगल जो है तीनों के साथ में एक जो लॉन्च किया गया था वो है मिंगल। और एसबीआई का मिंगल एक तरह से ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशन है, जो ये एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस नाम से, मिंगल के नाम से। ठीक, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। हमसे ये पूछा गया कि बताइए कि हाल ही में बताइए कौन सी बैंक है जिसने अपना ऑपरेशन म्यांमार में ऑपरेट किया। तो म्यांमार में कौन सी बैंक ऑपरेशन तैयार की है, तो म्यांमार में कौन सी बैंक है, तो एक ही तो बैंक है जो म्यांमार में भी काम करती है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 1-2 ब्रांच नहीं, लगभग 13 ब्रांच के साथ ये ऑपरेट करती है। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है, वर्मा। और वर्मा जो है इसका पुराना नाम है, बर्मा के नाम से ये जाना जाता था। यंगून इसकी राजधानी है, यंगून आपने नाम सुना होगा, और ये बहुत ज्यादा चर्चे में प्लेस रहता था, म्यांमार। और उसी का नाम बदलकर क्या हो गया, नेपी ताव हो गया। तो नेपी ताव जो है ये इसका क्या हो गया, इसका कैपिटल हो गया। ठीक है, म्यांमार। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जो एक फैसिलिटी लॉन्च की है, कॉर्पोरेट लुकिंग इन्वेस्ट इन इंडिया, मतलब भारत में निवेश के लिए, भारत में निवेश के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने जो लॉन्च किया है, तो किस देश में इन्होंने अपना डेस्क लॉन्च किया। तो अलग अलग देश में क्या होता है, बैंक अपनी डेस्क लाती है। तो यहां पर कौन सी देश को हम लोगों ने ये डेस्क दिया है, तो वह है एसबीआई ने जापान में, कहां पर, तो जापान, जापान डेस्क को लॉन्च किया था। और भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो और अकाउंट की अगर सुविधा चाहिए तो एसबीआई आपको यहां पर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर है सबको। सेशन को आप लोग लाइक भी करते जाइएगा और इसी के बेस पर हमको आंसर भी देना। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े।
अब ये भूटान और म्यांमार, मैंने इसलिए एसबीआई के बारे में बता दिया। उस समय जो ओपन किया गया था, अरुंधति भट्टाचार्य ही क्या थे उस समय बैंक की हेड थे, अरुंधति भट्टाचार्य। अब लास्ट आपसे पूछा गया कि बताइए कि हाल ही में फीचर फोन सर्विस लॉन्च करने वाली पहली बैंक कौन थी जिसने वॉलेट सर्विस दिया था। वॉलेट सर्विस मतलब नॉर्मल मोबाइल में भी आपको अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो भी कौन सी बैंक है, एसबीआई, जिसने फीचर वॉलेट सर्विस लाके आपको दिया था कि आप नॉर्मल अपने क्रेडिट स्कोर के जरिए, आप सिविल स्कोर के जरिए जो है ये फीचर का फायदा आप उठा सकते हैं। और ये भी किसके द्वारा दिया गया था, एसबीआई के द्वारा ही दिया गया था। क्लियर है। तो अब जो मैंने ये पूरी राम कहानी बताया है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे जितने भी हमने अभी पढ़ा है उसमें अब नेशनलाइजेशन, हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग कि हमको किसके बारे में पढ़ना है। हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब बैंकों की जब हम राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, या इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब पेन पेपर हाथ में उठा लीजिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जब हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये घटना कहां से शुरू होती है उसकी हम जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात 1968 में, और 1968 में इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर बन के आती है 1968 में। और जब ये 1968 में प्रधानमंत्री बन के आती हैं तो उस समय आपको ही पता होगा कि केवल दो बैंक हमारे यहां सबसे ज्यादा चर्चे में थी। एक हमारे यहां थी आरबीआई और दूसरी बैंक थी एसबीआई। और बाकी जितने भी बैंक थे वो एज ए कैसा ट्रीट किया जाता था, प्राइवेट बैंक के रूप में माना जाता था। बाकी दो बैंकों को छोड़कर हमारे यहां जितनी भी बैंक हुआ करती थी ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होती थी। क्योंकि आरबीआई का भी नेशनलाइजेशन कब हो गया था, तो आपसे कभी कभी पूछा जाता 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद अपना कब नेशनलाइजेशन हुआ था, 1 जुलाई 1955। और इस तरह से दोनों बैंक हमारे पास एग्जिस्टेंस में थे। लेकिन उस समय क्या होता था कि हर साल कोई ना कोई बैंक डूब जाती थी, और डूबने की तादाद इतना तेज था कि एक रिपोर्ट जब पास किया गया तो उसमें यह बताया गया कि बैंक जो हमारे यहां डूबती थी वो ऐसे एक दो बैंक नहीं डूबती थी। 1913 में पहली बार जब ये इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का रिपोर्ट मंगवाया, जब इंदिरा गांधी ने बैंकों की रिपोर्ट मंगवाई तो उस रिपोर्ट में पता चला कि बैंक किसी ना किसी कारण से फेल हो जाती है। अब अगर बैंक फेल हो रही है तो इसके पीछे किसका रीजन है, आखिर क्यों फेल हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि बैंक जो है फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि बैंक यहां पर प्राइवेट के रूप में काम करती है, और प्राइवेट के रूप में काम करने की वजह से बैंक क्या होती है, आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाती है। अब बोला फिर क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। तो पीछे का जब रिपोर्ट निकाला गया तो लगभग माना जाता है कि बैंक जो डूबने का कगार था वो 1913 से ही स्टार्ट हो गया था। क्लियर है सबको? हाँ जी, 1913 से ही बैंक डूबने के कगार पर थी और यहीं से पूरा इसको देखा गया। ठीक है, बैंक आपके पास जो है 1913 से ही डूबना शुरू हो चुकी थी। और 1913 में जब ये डूबना शुरू हो चुका था, जस्ट मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप लोग वेट कर लीजिएगा। हाँ जी, अब देखो हुआ क्या था, 1913 में पहली बार लगभग कितने बैंक डूब गए थे, तो 1913 में उस समय जब लिस्ट निकाला गया तो लगभग 12 बैंक एक ही साल में डूब गए थे 1913 में। उसके बाद 1918 में एक दो बैंक नहीं, लगभग 42 बैंक फेल हो गई। देखो, बैंक अगर फेल होने लगे तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या क्लियर हो जाती है और डूब जाती थी किसी ना किसी कारणवश।
उसके बाद बैंकों का डूबने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर पता चला कि 16, 17, 18 बैंक डूबती चली गई, और अगर लिस्ट निकालें तो 18 में भी डूबी, 16 में भी डूबी, 15 में भी डूबी। इसी तरह से बैंक किसी ना किसी कारण बस डूबते चले गए। अगर 16 में देखा जाए तो 13 बैंक और 11 बैंक, 16 में 13 बैंक और 15 में 11 बैंक डूबी थी। अब अगर आप इसी तरह लिस्टिंग करते जाओ तो एक सबसे बड़ी समस्या थी कि बैंक हमारे पास बल्क में थे। अब सोचो, अगर कोई बैंक किसी देश में डूब रही होगी तो उसमें सरकार भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदार होगी। लेकिन उस समय क्या था, हमारा देश राजा महाराजाओं का हुआ करता था, तो हम उतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पाते थे, क्योंकि राजा बहुत खतरनाक होते थे। उनको ये लगता था कि हमारी प्रजा किसी और जगह नहीं जाएगी, तो वहीं पर एक बैंक खोल लेते थे। तो बैंकों का प्रचलन इतना खतरनाक हो गया कि हर कोई बैंक ओपन करने लगा। तो इसी को देखते हुए जब रिपोर्ट निकाला गया तो यहां पर क्या हुआ कि 19 जुलाई, ध्यान से सुनिएगा, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के द्वारा एक डिक्लेरेशन किया गया था, और उस डिक्लेरेशन में था कि हम बैंकों का क्या करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे। और बैंकों का नेशनलाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ, और किसके तहत किया गया था, तो उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण बैंकिंग कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, उसमें बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट होता था। उस समय एक कानून बना था, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट, और इसी एक्ट के जरिए पहली बार बैंकों की सूची निकाली गई थी। और बैंकों की सूची निकाली गई थी तो लगभग 400 से भी ज्यादा बैंक हमारे पास हुआ करते थे। अब आप सोचिए कि इतना ज्यादा बैंक होगी तो कहां से लिया जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि आपस में बैंकों को मर्ज करने का अनाउंसमेंट कर दिया। मर्ज करने के बाद भी लगभग 289 बैंक बचे थे। फिर क्या हुआ कि इनमें से एक रूल बनाया गया, और वो रूल था कि जिन भी बैंकों के पास, मतलब अगर आपस में मर्ज हो जाती है और उन बैंकों के पास अगर पेड अप कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, अगर उस बैंक के पास पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से अगर ज्यादा है, कितने करोड़ से, 50 करोड़ से, 50 करोड़ से अगर ज्यादा कैपिटल है, तो हम उन सभी बैंकों को आपस में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि उस समय केवल इतने पैसे जमा करने वाली, मर्ज करके केवल मात्र 14 बैंक बची थे जिनके पास कितने करोड़ से ज्यादा रुपए थे, 50 करोड़ से ज्यादा। और इस 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रखने वाले केवल कितने बैंक थे, तो केवल 14 बैंक थे। और इन 14 बैंकों को क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो आपसे पूछा भी जाता है 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुए थे। और उन 14 बैंकों की सूची जब हम निकालते हैं तो अब सोचो कि अभी ऐसी स्थिति है कि हमारे पास उस समय, हाँ जी नमस्ते नमस्ते, तो उस समय कितने बैंक थे, 14 बैंक हुआ करती थी। और अब धीरे धीरे क्या हो गया कि इन 14 बैंकों को मर्ज करने के बाद अब हमारे पास केवल 14 बैंक बची, और यहीं से इसका शुरुआत होता है उन 14 बैंकों की सूची। तो बैंक 14 बैंक कौन कौन से थे, उसका नाम आप जरूर लिख लीजिएगा। तो एक तो सबसे भारत का ओल्डेस्ट बैंक बोला जाता है, वो था इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी बैंक कौन सी है, तो वो है इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे ओल्डेस्ट बैंक बोला जाता है। तो इलाहाबाद बैंक को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद दूसरे बैंकों की सूची में अगर हम आए तो हमारे पास आया बैंक ऑफ इंडिया। तो इलाहाबाद बैंक के बाद बैंक ऑफ कौन सा आया, इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी राष्ट्रीयकरण हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद एक और बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये बैंक थी जिसको नेशनलाइजेशन किया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद
कैनरा बैंक आई थी। कैनरा बैंक ये साउथ इंडियन बैंक थी जिसका मुख्यालय कहां था, बेंगलुरु। ठीक है, ये मैं आपको हेडक्वार्टर बता दूंगा। इसका मुख्यालय कहां था, पुणे। बैंक ऑफ बड़ौदा कहां, गुजरात की बैंक थी, तो इसका हेडक्वार्टर अभी भी कहां पर है, बड़ोदरा है। बैंक ऑफ इंडिया कहां की है, तो ये मुंबई की है। मैं सबका हेडक्वार्टर भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इलाहाबाद बैंक कहां की थी, तो ये कोलकाता की बैंक थी। ठीक है, कैनरा बैंक के बाद आया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका भी मुख्यालय कहां पर है भाई साहब, तो इसका भी मुख्यालय है मुंबई में। ठीक, अब आगे की ओर जब बढ़े तो कैनरा बैंक के बाद आया देना बैंक, और देना बैंक अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये मर्ज हो चुकी है। ठीक है, और देना बैंक के बाद हमारे पास बैंक जो आई वो आई इंडियन बैंक, और इंडियन बैंक अभी भी है, और ये भी महाराष्ट्र की बैंक है, और इसका भी मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। और देना बैंक के बाद इंडियन बैंक आई, और एक और बैंक आई जिसका नाम था इंडियन ओवरसीज बैंक। और इंडियन ओवरसीज बैंक दोनों का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो चेन्नई दोनों का क्या है, मुख्यालय है। तो दोनों बैंकों का मुख्यालय कहां, चेन्नई में। उसके बाद फिर आगे चल के एक और बैंक आई जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के नाम से फेमस है। फिर हमारे पास बैंक आई पंजाब नेशनल बैंक के बाद। ये सारी बैंकों का कब आया था, तो ये आया था आपका पूरा 2000 मतलब 1969। उसके बाद ये एक और बैंक आई जिसका नाम था सिंडिकेट बैंक, ये भी मर्ज हो चुकी है, सिंडिकेट बैंक। उसके बाद एक और बैंक आई जिसका नाम था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और एक और बैंक थी जिसका नाम था यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड बैंक। और एक और बैंक आई जिसका नाम था यूको बैंक। और इन सारे 14 बैंकों को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। तो जब आप इसे काउंट करोगे तो टोटल 14 ऐसे बैंक हैं जिनको इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि आपके पास जो है 14 बैंकों की सूची के साथ ये तैयार किया गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा और एक एक करके नोट भी करते जाना, सेशन को लाइक भी करते जाइए। तो जैसे हमारे पास बैंक आया तो यही ये 14 बैंक है जो हमने ऑलरेडी आपको लिखा दिया। अब आपने अगर नहीं भी लिखा होगा तो यहां पर सूची ऑलरेडी तैयार है, और जिस जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से इन्होंने भी 14 बैंकों की लिस्टिंग तैयार की है। अब देखो 14 बैंक में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद बैंक अभी मर्ज किस में हो गया है, तो इंडियन बैंक में, ये जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी है। उसके बाद हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया अभी भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी भी है, कैनरा बैंक भी अभी भी है। लेकिन अभी जो हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किसको कर दिया गया, देना बैंक को। देना बैंक अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई। खुद अभी भी इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी अवेलेबल है, पंजाब नेशनल बैंक है। सिंडिकेट बैंक अभी किस में मर्ज कर दिया गया, कैनरा बैंक में। यूको बैंक भी है, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, और यूनाइटेड बैंक को अभी किस में मर्ज कर दिया गया, तो पंजाब नेशनल बैंक। मतलब सीधी सी बात है, इन 14 बैंकों को जब ये लाया गया था और इन्हीं से लेके आता। क्लियर है, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सब लेके आएंगे दानिश जी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसी के कुछ दिन बाद जब बैंक हमारा नेशनलाइज हुआ, कभी कभी क्या होता है देखना, दुकान जब चलने लगे ना हम 2-3 दुकान और खोल देते हैं। वही हाल हो गया बेचारे बैंक का। इंदिरा गांधी जी को लगा कि बैंक तो बहुत शानदार काम कर रही है, तो इन्होंने क्या किया, मात्र कितने साल बाद, 11 साल बाद, तो इन्होंने एक और घोषणा कर दी 15 अप्रैल 1980 को। और 15 अप्रैल 1980 को इन्होंने एक और घोषणा कर दिया, और एक दो बैंक नहीं, लगभग बोला जाता है सेकेंड नेशनलाइजेशन बोला जाता है बैंकों का, सेकेंड नेशनलाइजेशन। और बैंकों का दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया, तो सेकेंड नेशनलाइजेशन बैंक का जो किया गया वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया। और उस समय जो है पेड अप कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, उस समय पेड अप कैपिटल जो रखा गया वो कितने करोड़ रुपए रखे गए, 200 करोड़, 200 करोड़ उस समय पेड अप कैपिटल रखे गए। अब आप सोचो कि दोनों में अंतर क्या होता। पेड अप कैपिटल होता है
जो मार्केट से हम जनरेट करते हैं। मार्केट से ये एक तरह से कस्टमर का होता है, जो ओपन प्लेस पर आपकी गुडविल होती है, मतलब बैंकों की जो गुडविल होती है या डिपॉजिट्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और दूसरा होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल, जो उसका खुद का कैपिटल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ये बैंक आई तो उस समय इतने कैपिटल वाली मात्र कितने बैंक थे, तो 6 बैंक थे जिसके पास मतलब 200 करोड़ से ज्यादा कैपिटल थी, और 6 बैंकों को दोबारा से राष्ट्रीयकरण किया गया था। हाँ जी, पीए का एनओसी। हाँ जी, क्लियर है सबको? और एक एक करके आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, और इसी पर पूरी कहानी ये छुपी रहती है। ठीक है, चलो तो आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, तो बैंक जो है 6 बैंकों का यहां पर क्या किया गया, ये लाया गया। और ये 6 बैंक कौन कौन से थे, तो यही चमत्कारी बैंक थे 6। कौन कौन सा, तो हमने इसका शॉर्टकट याद करवाया था, पीए का एनओसी। पीए मतलब समझते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट। पीए का एनओसी का मतलब होता नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। पीए का एनओसी वैल्यूएबल है, और इसी में हमारे पास 6 बैंक आ गए। तो पी का मतलब होता है पंजाब एंड सिंध बैंक। ए का मतलब होता है आंध्रा बैंक। एन का मतलब होता है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ओ का मतलब होता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और सी का मतलब होता है कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक मतलब सीधी सी बात है, कितने बैंकों को लाया गया, 6 बैंकों को यहां पर लाया गया, और इन 6 बैंकों के साथ इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। क्लियर है सबको? हाँ जी, लिखते जाइएगा, इसको अच्छे से नोट भी करते जाइएगा सभी लोग। आ गए समझ में? चलिए तो आगे की ओर बढ़े। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है, और ये सारी बैंक हमारे यहां आ जाती है। तो अभी जो तत्काल में देखा जाए, तो हमारे पास अभी जो बैंक मर्ज हुआ है, तो एक तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुई कहां पर, पंजाब नेशनल बैंक में। और ये आज नहीं मर्ज हुई, ये 1993 में ही मर्ज हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी मर्ज कब हुई, तो ये 2019 में मर्ज हुई है। और कहा किस में मर्ज हो गई, तो ये मर्ज हो गई आपका किस में, पंजाब नेशनल बैंक। और विजया बैंक ये सब 2018 में मर्ज हुई है, विजया बैंक। और किस में मर्ज हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बाकी अभी भी सभी बैंक हैं। कॉरपोरेशन का भी 2019 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, आंध्रा बैंक का भी 2019 में यूनियन बैंक में। ये सारे बैंकों का अभी क्या हो चुका है, मर्जिंग हो चुका। अब सोचो कि ये सारे बैंक हमारे पास आई, और एट प्रेजेंट में तत्काल में अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने बैंक हैं, तो तत्काल में हमारे पास केवल 12 बैंक है। और 12 बैंकों की ये सूची है, आप अगर देखो तो सारे बैंक आपके दिमाग में रख लो, इसको नोट कर लो फटाफट। ये 12 बैंक हमारे पास कौन कौन है, ठीक है। बारह बैंक हमारे पास कौन कौन से हैं, इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिए। और यही 12 बैंकों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अच्छे से इसको नोट भी करते जाइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में उसके बाद घटना घटी है, बहुत बड़ी एक घटना घटी थी, और क्या हुआ था इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। और इसी के बेस पर हमको लेके चलना है, ठीक है। एक एक करके आप अच्छे से नोट करते जाइए और अच्छे से इसको लेके चलिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये टोटल जो हमारे पास 4 बैंक थे, ये सॉरी 12 बैंक, ये सारे बैंक हमारे पास आ चुके थे। नोट कर लिए सभी लोग। एक बार कॉपी में प्रॉपर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने बैंकों के नोट्स बना लिए तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़े हम लोग।
अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पर डिटेल में बता दूं और फिर हम आप बात करेंगे इसके बारे में आखिर हुआ क्या था। कर लिए नोट? बारह बैंकों को सभी लोग नोट जरूर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे बैंकों को बोला गया है उसको एक तरफ से हमको अच्छे से रीड करते जाना। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे हम पहली बात करते हैं कि हमारे पास जो ये सबसे बड़ा बदलाव आया बैंकों में वो कैसे आया और क्यों आया। तो ये छोटी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री है जिसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो और इसी पर पूरी कहानी ये शुरुआत होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया था? तो 1949। ये मैंने आपको पहले ही बोला। एसबीआई का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1955 में। उसकी सब्सिडरी या एसोसिएट कब आई थी? 1959 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में। कितने करोड़ की इसकी कैपिटल थी? 200 करोड़ की। तो ये सारी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब कुछ चीजें मैं आपको यहां पर और डिक्लेरेशन करके मैं बता दूं। हाँ जी, सबका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, पूरे हम पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे। अब सुनो ध्यान से कि आखिर ये घटना क्या घटी थी। एक बहुत बड़ी घटना घटती है और इतनी बड़ी घटना घटती है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा। और वो घटना क्या घटती है तो मैं आपको बता दूं कि एक घटना घटती है 2000 कब। अब सोचो कि 1960 और 1980 तक 1980 तक भारत में कितने बैंक आ चुके थे? 20 बैंक। 20 बैंक कैसे? 14 हमारा कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में। ध्यान से सुनना, 14 का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, ठीक है, 1969 में। और उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। जब दोनों को मर्ज करोगे तो कितने हो गए? 20 बैंक। अब क्या हुआ, हमारे देश में उस समय क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था 1991। मतलब 1991 जाते जाते हमारे देश के बैंकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। खराब इन द सेंस ये हुआ था कि 1991 में आपको पता है कि हमारे देश में एलपीजी आया था और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की बात अगर हम करें या प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और दूसरा हमारा क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से क्या हो गई? आर्थिक सुधार हुआ। और इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद, आर्थिक सुधार होने के बाद पता चला बहुत सारे सेक्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इनमें से एक बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा गाज करने लगी थी। तो उसी समय क्या हुआ, 1991 में एक और कमेटी बनी थी और वो बनी थी एम नरसिम्हम कमेटी। एम नरसिम्हम कमेटी बनी थी। अब ध्यान से सुनिएगा। अब जब एम नरसिम्हम कमेटी बनी थी उस समय तो इन्होंने पहली बार बोला कि जिस तरह से आर्थिक रिफॉर्म किया गया उसी तरह अब हमें क्या चाहिए? बैंकिंग सुधार भी चाहिए। मतलब किसमें चाहिए? बैंकिंग रिफॉर्म भी चाहिए। और पहली कमेटी बनी थी और उस कमेटी का नाम था, जिसका नाम था एम नरसिम्हम। और एम नरसिम्हम कमेटी 1991 में किसके लिए बनाई गई थी? तो बैंकिंग रिफॉर्म के लिए लाया गया था। अब इसके पीछे क्या रीजन था लाने का? अब आपको ही पता कि आखिर ये बताओ कि ये कोई बाबा तो थे नहीं। मतलब जो एम नरसिम्हम थे ये कोई ना तो बाबा थे ना औघड़दानी थे। इनको कैसे पता चला कि बैंकिंग में हमको सुधार चाहिए? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और वो एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे देश में लाने का। और उसने क्या कर दिया, इन्होंने बल्क में बैंक को ओपन कर दिया। तो एम नरसिम्हम साहब ने बोला कि अगर आप बल्क में अगर बैंक को ओपन करेंगे तो हो सकता है इसकी निगरानी या कैपिटल वीकनेस के कारण आप इस पर ध्यान ना दे पाओ।
तो इसीलिए बोला कि जिस तरह से आपने आर्थिक सुधार लाया, और आर्थिक सुधार किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो कमेटी में बनी थी, उस रिपोर्ट को किनको सौंपा गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास इनको सौंपा गया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला ठीक है, देखते हैं कि बैंक की क्या स्थिति है। इन्होंने आगाह कर दिया था, जिस तरह से आपने आर्थिक रिफॉर्म लाए उसी तरह बैंकिंग का भी सुधार होना जरूरी है, नहीं तो बैंक कभी भी डूब सकती है। अब जब इन्होंने ऐसी बात बोली तो इसी के साथ क्या हुआ कि आखिर क्यों ऐसा बोला गया, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन था। तो लेकिन बैंक ने ध्यान नहीं दिया और पता चला कि 1993 सितंबर 1993 को 1993 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक थे, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना, न्यू बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के एक राष्ट्रीयकृत बैंक थे, और इसकी क्या हो गई, तो ये पूरी तरह से दिवालिया हो गई। मतलब बैंक करप्ट होता है, दिवालिया को इंग्लिश में बोलते हैं बैंक करप्ट हो गई। अब आप सोचो कि बैंक करप्ट कौन हो गई, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1980 में। वो भी कितने करोड़ से किया गया था, 200 करोड़ से। तब जाके ये बैंक दिवालिया होने के कगार पर थे, और आनन फानन में जाके इसका मर्जिंग किसके साथ कर दिया गया था, पंजाब नेशनल बैंक के साथ कर दिया गया, और पंजाब नेशनल बैंक के साथ इसका विलय किया गया। और ये विलय 1993 में किया गया, क्योंकि इसे भारत का हम शुद्ध भारतीय बैंक बोलते हैं। इसको बोला जाता है प्योर इंडियन बैंक। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है भारत के किस बैंक को हम प्योर इंडियन बैंक के नाम से जानते हैं, तो शुद्ध भारतीय बैंक हम बोलते हैं किसको हैं, पंजाब नेशनल बैंक को बोलते हैं शुद्ध भारतीय बैंक। और शुद्ध भारतीय बैंक के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? हाँ जी, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ कि आखिर ये घटना जब घट गई तब जाके बैंक में उस समय ध्यान में आया कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों था और क्या रीजन था ऐसा होने का। इन्होंने एक सबसे बड़ी बात बोली और यहीं से बिल्कुल लेके आया। हाँ जी, बैंक इंसॉल्वेंसी भी बोलते हैं या बैंक करप्शन भी बोलते हैं, दोनों हम बोलते हैं। तो यहां से बैंकों को क्या कर दिया गया, विलय किया गया। तो इसके पीछे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और इसके पीछे की घटना होगी, और वो पीछे की घटना होगी भाई साहब आरआरबी। और ये सबसे बड़ी घटना घटी थी जिसका नाम था रीजनल रूरल बैंक। अगर ये घटना नहीं घटी होती, रीजनल रूरल बैंक का आना, ये सबसे बड़ा रीजन था बैंक को डूबने के कगार पे पहुंचा, जिसका नाम रखा गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से हम इसको जानते। क्लियर है सबको? तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आरआरबी के बारे में। आरआरबी के कारण ही नेशनलाइजेशन बैंकों पर गाज गिरी थी, तो इसकी भी कहानी हम पढ़ेंगे। क्योंकि आरआरबी के लिए जो कमेटी बनी थी वो एम नरसिम्हम कमेटी ही बनाया गया था, तभी तो इन्होंने यहां पर बोला कि हमने जो गलती किया है इसको अब आप फैलाओ नहीं, इसको समेटो, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। क्लियर है सबको? चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इसी कारण से पूरी कहानी को हम फिर वापस से दोहराएंगे। तो जो लोग सेशन को देख रहे हैं उनको लाइक जरूर करते जाइएगा और बिल्कुल पढ़ते जाओ। पूरी बैंकिंग अवेयरनेस आपके पेपर आते आते मैं पूरा रिसर्च करा दूंगा और एक भी पार्ट आपका छूटने वाला नहीं है। पूरी बैंक की हम तहस नहस उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लियर है सबको? हाँ जी तनु जी, सबको क्लियर है? चलो, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।